तीन दामाद की सास पार्ट 1। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफ़ी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफ़ी होशियार और नौकरी करने वाली थी, लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए, क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो। कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात। इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाई बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ, बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो यह है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूँ। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट, वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित,
कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी, सुबह की चाय तो पीने दीजिए। आप भी हद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है। अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ। घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे? हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा। एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं। मम्मी, शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपनाकर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम के 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी। ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अरे लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी, आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा, क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2। तीन सासों की एक बहू। बलविंदर की पहली बीवी को बच्चा ना होने के कारण वो दूसरी शादी करता है। लेकिन जब दूसरी शादी से भी बच्चा नहीं होता तो वो तीसरी शादी करता है, और तीसरी शादी करने के बाद भी जब उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता
तो वो डॉक्टर को दिखाता है और फिर बलविंदर जी, दोष आपकी बीवियों में नहीं, आप में है। आप में ही कुछ मेडिकल रीजंस की कमियां हैं जिनके कारण आप कभी भी किसी बच्चे के बाप नहीं बन सकते। अरे बाप रे, ये तो घोर समस्या हो गई। एक बच्चे का बाप बनने का मेरा सपना था और आज वही चूर चूर हो गया। 3 बीवियों में पहली बीवी इंद्राणी, दूसरी बीवी सुधा और तीसरी बीवी कलावती। मुझे एक माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। मुझे भी, इसीलिए तो मैंने शादी की थी। अरे लेकिन अब किसे पता था कि हमारे पतिदेव में ही कमी होगी। अब हम क्या करें? हम एक बच्चे को गोद लेते हैं। तीनों एक बेटे को गोद लेते हैं जिसका नाम प्रमोद रखा जाता है। 20 साल बाद अब तीनों भी बूढ़ी हो चुकी होती हैं। बलविंदर भी बूढ़ा हो चुका था। प्रमोद एक अच्छी नौकरी करता है। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए तीनों माएं प्रमोद की शादी पाखी नाम की एक लड़की से करा देते हैं। शादी के बाद बहू पाखी की पहली रसोई की रस्म की बारी आती है। मेरी प्रिय 3 सासू माओ, आज मेरी पहली रसोई है। बताइए क्या बनाऊं? क्या पसंद है आप तीनों को? बहू तू ना कढ़ाई पनीर, सूजी का हलवा और पुदीने की चटनी बना दे। अरे नहीं नहीं, ये क्या पसंद है? अरे पाखी बहू, तू छोले भटूरे, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी बना और पंजाबी लस्सी भी बना दे। ओफो, सच में मेरी सौतनो, खाने के मामले में तुम्हारा टेस्ट और चॉइस दोनों भी बकवास है। बहू, नॉर्मल सिंपल सात्विक भोजन बना दो और हलवा पूड़ी खीर का भोग चढ़ा दो भगवान को मंदिर में। अरे कैसे तुम दोनों अपनी मनमानी कर रही हो? मैं तुम दोनों से पहले आई थी बलविंदर जी के जीवन में और तुम दोनों से उम्र में भी मैं बड़ी हूँ। इसका मतलब मैं पाखी बहू की बड़ी सास हुई? नहीं, उम्र बस एक अंक होती है। मैंने सबसे ज्यादा देखभाल की है प्रमोद की, इसलिए मैं एक सास होने का ज्यादा हक रखती हूँ। पाखी बहू, तुझे मेरी बात माननी होगी। नहीं, तू मेरी बात मानेगी। जो मैंने कहा है वही तू करेगी। नहीं, मेरी बात मानेगी वो। नहीं मेरी। तीनों सास आपस में चिल्लाने लगती है और फिर वहां पर बलविंदर और प्रमोद आ जाते हैं। अरे ये क्या बिल्लियों की तरह लड़ रही हो तुम तीनों सास? पाखी बहू को घर में आए पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। बाकी तुम एक काम करो, तीनों माओं की कही गई डिशेस में से हर एक की 50-50% डिशेस बना दो। लेकिन बस, अब प्रमोद ने कह दिया सो कह दिया। तुम तीनों अब झगड़ना और बहस करना बंद कर दो। पाखी तीनों सासों की कही गई आधी आधी डिशेस बनाती है और इस तरह अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है, जिसके बाद उसकी तीनों सास उसे शगुन और नेक देती हैं। फिर एक दिन, अरे पाखी बहू, तुमने अपना सारा काम निपटा लिया है ना? तो जरा यहाँ आना। मेरे ना घुटनों की मांसपेशियों में बड़ा दर्द हो रहा है। जरा तेल या बाम से मालिश तो कर दे बेटा। तभी वहां पर इंद्राणी और कलावती भी आते हैं। पाखी बहू, चलो मेरे साथ बाजार। मुझे ना नई साड़ियाँ खरीदने हैं। तुम्हारी फैशन सेंस बहुत अच्छी है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अरे पर मैं यहाँ पे पहले आई, तुम्हारे साथ ही सही, लेकिन मेरी स्पीड सबसे तेज थी। पाखी बहू, मेरे कमरे की अलमारी और पर्दे साफ कर दो ना, बहुत धूल जम गई है। मुझे खांसी भी आ रही है। अरे ऐसे कैसे तुम दोनों मेरी बहू को अपने साथ ले जा सकती हो? सबसे पहले मैंने बहू को कहा है कि वो मेरे घुटनों की मालिश कर दे। अब जाओ, 1 घंटे के बाद अपनी ये फीकी शक्लें लेकर फिर से आना। सुधा मैडम, ज्यादा ना बोलो। पाखी बहू को तुम दोनों से ज्यादा नेक दिया है मैंने, इसलिए पाखी बहू तो मेरा ही काम करेगी। और वैसे भी ये सुशील सर्वगुण संपन्न बहू अपनी इस बेचारी बूढ़ी सास को खांसते हुए कैसे देख सकती है? क्यों पाखी बहू? हाँ, पर नहीं पाखी बहू, तुम इन दोनों की भावनाओं के जाल में मत फंसो। और रही बात शगुन और नेक की, तो रिश्तों को प्यार के भाव से तोला जाता है, ना कि पैसों के भाव से। मतलब ही कहीं के। ओ इंद्राणी, ज्यादा मत उछलो। पता है कौन कितना मतलबी है।
ओफो, अब फिर से आप तीनों मत शुरू होइए। मैं आप तीनों के काम करूँगी, लेकिन बारी बारी। सबसे पहले सुधा सासू माँ का, फिर कलावती सासू माँ और फिर इंद्रानी सासू माँ का। इसके बाद तीनों सासों में फिर से लड़ाई और कहासुनी छिड़ जाती है। फिर एक दिन जब पाखी घर का किराने का सामान लेने बाहर निकल रही होती है कि तभी, बहू, मुझे ना मेरा पुराना संदूक नहीं मिल रहा, तू आकर ढूंढ देगी क्या? अब ठीक है इंद्रानी सासू माँ। पाखी इंद्रानी के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसे सुधा रोक लेती है, हाथ में खूबसूरत साड़ी लिए। पाखी बहू, ये मेरे ना साड़ी पर पिछली बार अचार गिर गया था, इसे प्लीज अच्छे से धो देना। वो कल शाम को विमला जी के बेटे की शादी में जाना है ना, एक ही बार पहनी है ये साड़ी मैंने। अभी धो देगी तो कल तक अच्छे से सूख जाएगी और कड़क इस्त्री करके मैं तेरा परफ्यूम मार कर शादी में जाऊंगी। हाँ, लेकिन सुधा सासू माँ। उतने में कलावती भी वहाँ पर एक कढ़ाई लेकर आ जाती है। पाखी बहू, ये मैंने कल रात को मेहंदी भिगोई थी लोहे की कढ़ाई में, मेरे बालों में लगा देना बिटिया। तू तो मेरी प्यारी बहू है ना? इंद्रानी वहाँ आ जाती है और तीनों सास फिर से एक दूसरे को गुस्सेल आंखों से देखती है और फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देती है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? खरीद लिया है क्या मेरी बहू को? ये मेरी बहू है। तुम मेरी पड़ोसन है क्या? ये मेरी भी बहू है और मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। तुमने खरीद नहीं लिया है ना, तो ये मेरी है, सिर्फ मेरी इकलौती बहू, मेरी पाखी मेरा ही काम करेगी। क्यों पाखी? नहीं नहीं, ये मेरा काम करेगी। पहले मैंने आवाज लगाई थी। तुम दोनों तो ऐसी बहू पाने के लायक भी नहीं हो। हट जाओ तुम दोनों और खुले मैदान में जाकर एक दूसरे से लड़ो और नोचो एक दूसरे को। लेकिन पाखी बहू तो सिर्फ मेरी ही सुनेगी और मेरे ही आदेशों का पालन भी करेगी। तीनों सासों के बढ़ते झगड़े को देख पाखी अपना आपा खो देती है और जोर से चिल्ला पड़ती है, बस बहुत हुई आप तीनों की तू मैं। अरे रोज ना ड्रामा लगाती रहती हो। 50 साल की बूढ़ी औरतें हो गई हो, फिर भी बच्चों की तरह लड़ती रहती हो। अब बस बहुत हुआ। अब तो मैं आप तीनों में से किसी की भी बात नहीं सुनूंगी और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब मुझ में और सहन शक्ति नहीं बची, मैं चली। अब लड़ो झगड़ो, एक दूसरे को मारो पीटो नोचो, जो करना है करो। पाखी अपना सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। तभी तीनों सास बेहद घबरा जाती हैं और भावुक होकर पाखी से विनती करने लगती है, पाखी बहू, बहू हमें छोड़कर मत जाओ ऐसे। अरे हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। इतने कम समय में ही तुम हम सबकी जीने की वजह बन चुकी हो। माफ कर दो हमें बेटा। हाँ पाखी बहू, हम आइंदा से कभी नहीं लड़ेंगे और हंसी खुशी मिलकर बात करते रहेंगे, वादा करते हैं। हाँ बहू, लेकिन तू मत जा प्लीज। ये घर तेरे बिना सुना सुना हो जाएगा। हम तीनों सासों की एक ही तो बहू है, लेकिन हम अपनी एक बहू को बेटी की तरह प्यार देंगे, उसके साथ सहेलियों की तरह रहेंगे। लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ देंगे बेटा, लेकिन तू छोड़ के मत जा। अपनी तीनों सासों को भावुक देखकर पाखी की भी आंखें भर आती है और वो उन तीनों को माफ कर देती है और उनके गले लग जाती है। इसके बाद तीनों सास अपनी एक बहू संग खुशी से मिलजुल कर रहती हैं और आपस में जरा भी लड़ाई झगड़े नहीं करती।